नाज़रीन आदाब। 4 सितंबर 2021 मुताबिक 25 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक जिला फिरोजाबाद में डेंगू से 50 लोगों की मौत के बाद वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने 1 माह के लिए कूलर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। माहिरीन ने जांच में पाया है कि वहां कूलर के पानी में बहुत ही खतरनाक डेंगू की नस्ल से बीमारी फैल रही है। इस डेंगू में बच्चों के प्लेटलेट्स बहुत जल्द कम हो जाती हैं, जिनसे उनकी अमवात हो जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त वायरल बुखार में मुब्तला है। कई मकामात पर हालात ऐसे हैं कि मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिए जरिया नहीं है, जिसकी वजह से लोग पैदल ही मरीजों को अस्पताल ले जा रहे हैं। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में 40 बच्चों समेत 400 अफराद वायरल बुखार से मुतासिर हैं। इन तमाम मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। ओपीडी में आने वाले 20% मरीजों को बुखार, नज़ला और जुकाम की शिकायत है। ताहम डॉक्टरों का कहना है कि यह मौसमी फ्लू है, लिहाजा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वायरल मरीजों में अचानक इजाफे की वजह से अस्पतालों में खौफ और हिरास का माहौल है। अस्पतालों में हिदायत दी गई है कि ओपीडी में इलाज से पहले मरीजों का कोरोना का एंटीजन टेस्ट जरूर कराया जाए। मौसूल इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते से वायरल बुखार के केसेस में तकरीबन 15% का इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं अगस्त के तीसरे हफ्ते तक बुखार के मरीजों की तादाद 5% थी। एक और खबर के मुताबिक नजफ अशरफ के बुजुर्ग आलिम दीन मर्जा तकरीर आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद सईद हकीम दिल का दौरा पड़ने से आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। मरहूम की तशय्ये जनाजा में मोमिनीन ने भरपूर शिरकत की और मरहूम को हरम रिजवी के रवाका दारुल हिज्जा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुल्क भर में कोविड-19 के सबब जान गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा फराहम करने और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की पॉलिसी वज़ा करने के फैसले पर अमल दरआमद न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के तय नाखुशी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो 11 सितंबर तक हर हाल में रिपोर्ट पेश करे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि हमें अफसोस है कि हम हलफनामा दाखिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अदालत को मजीद 10 दिन की तौसी देनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत इस मसले पर माहिरीन से मुसलसल बातचीत कर रही है। ताहम अदालत ने इसे मुस्तरद करते हुए 11 सितंबर को किए गए इक़दामात के बारे में मालूमात देने को कहा है। अदालत ने कहा कि इस तरह तो तीसरी लहर भी खत्म हो जाएगी और हुकूमत की पॉलिसी तैयार नहीं हो पाएगी। एक और अहम खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की शूरा काउंसिल मुल्क पर इख्तिदार करेगी। तंजीम के ज़राए के मुताबिक आज हुकूमत साजी से मुताल्लिक फैसला ले लिया गया है। शूरा काउंसिल में तालिबान के आला लीडरान, दीगर इलाकाई ग्रुपों के लोग शामिल किए जाएंगे। हुकूमत में कोई भी खातून रुकन शामिल नहीं होगी। इस काउंसिल के रुकन ही हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सियासी दफ्तर के हेड हो सकते हैं। ज़राए का कहना है कि नई हुकूमतें 80% अरकान तालिबान के दोहा टीम से होंगे। एक तालिबान अहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शराइत पर राइटर्स को बताया कि तमाम आला रहनुमा काबुल पहुंच चुके हैं, जहां नई हुकूमत के ऐलान के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। जावेद अख्तर ने आरएसएस का मुआवजना तालिबान से करते हुए कहा है कि आरएसएस की हिमायत करने वाले लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए, क्योंकि दोनों सख्त गिर हैं और मुझे लगता है कि जो लोग आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल जैसी तंजीमों की हिमायत करते हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। यकीनन तालिबान दौरे वस्ता की जहनियत वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बर्बरियत करते हैं, लेकिन आप जिन्हें हिमायत कर रहे हैं वो उनसे अलग कहाँ हैं। उनकी ज़मीन लगातार मजबूत हो रही है और वो अपने हदफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी ज़हनियत एक ही है। दिल्ली फसाद मामले की समाअत करने वाले एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने नाकाफी सबूत और शवाहिद और नाक़िस तफ्तीश की वजह से 3 मुस्लिम नौजवानों को मुकदमे से बरी कर दिया है। इस फैसले पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अशद मदनी ने कहा कि अदालत के फैसले से हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि दिल्ली पुलिस ने नाक़िस तफ्तीश करके मुसलमानों को फंसाया है। जमीयत की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक मुल्ज़िमीन में आम आदमी पार्टी के कौंसलर ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम के साथ अरशद सैफी और शादाब शामिल हैं। दिल्ली में वाक़ स्वीडिश सिफारत खाने के मिनिस्टर, काउंसलर और एग्जीक्यूटिव सफीर ने डॉक्टर अम्मार रिजवी, साबिक कारगुजार वज़ीर आला यूपी से लखनऊ वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर आज रस्मी मुलाकात की। उनके साथ सिफारत खाने के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। डॉक्टर रिजवी ने भारत स्वीडन 2 फरीकी मामलों पर बात करते हुए सिफारत खाने के अफसरों के तवस्सुत से स्वीडिश हुकूमत से गुजारिश की है कि वो यूनाइटेड नेशन दिफाई काउंसिल में भारत के मुस्तकिल रुकनियत के लिए हिमायत करे। डॉक्टर रिजवी ने स्वीडिश लीडर से बताया कि नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में हुकूमत ने कोरोना वबा की रोकथाम और हर शख्स तक वैक्सीन को कामयाबी से पहुंचाया है। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिस्टर योगी आदित्यनाथ की होनहार रहनुमाई में कानून, नज़्म नस्क, तरक्की व गरीबी सद्देबाब के लिए चलाई जा रही मरकजी व रियासती हुकूमत की स्कीमें समाज के सभी तबकों तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की पाबंदी के साथ चल रही हैं।
اس موقع پر جو اہم لوگ موجود رہے ان میں خاص طور سے پروفیسر ڈاکٹر عباس علی مہندی، راکیش چودھری ایڈوکیٹ، پروفیسر معروق مرزا، ڈاکٹر حیدر عباس، زہیر مصطفیٰ، سینئر صحافی پردیپ کپور، پروفیسر آروپ چکرورتی، ڈاکٹر ہارون رضوی، ڈاکٹر سلیمان رضوی، ڈاکٹر عباس زیدی، میسم عمار رضوی، اسد معروف عرف مونی، حسن کاظمی اور جیلانی خان وغیرہ موجود رہے۔ القاء انٹرنیشنل کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر اسجد ندوی کی رہائش گاہ پر ایک تقریب میں مہمان خصوصی مولانا خالد ندوی غازی پوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً تجارت سنت ہے اور کسب معاش کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر جائز اور شرعی اصول کے مطابق کیا جائے تو ایسی تجارت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس موقع پر القاء انٹرنیشنل کمپنی کے ایم ڈی انیس احمد نے کمپنی کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں خصوصاً علماء کرام کو روزگار سے جوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کمپنی کے بنیادی ممبران علماء کرام ہی ہیں۔ انہوں نے علماء کی معاشی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کمپنی ہر فیلڈ میں علماء کرام کو ملازمت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کاروبار میں دلچسپی کے لیے بھی آمادہ کر رہی ہے تاکہ علماء کرام خود کفیل ہو سکیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ریاست کے درجنوں اضلاع میں دریاؤں میں طغیانی ہے، سیلاب کی تباہ کاریوں میں پھنسے لوگ جان و مال کی التجا کر رہے ہیں، پشتے ٹوٹ رہے ہیں، سڑکوں کے رابطے طاقتور لہروں میں تباہ ہو رہے ہیں، ہر طرف تباہی ہے، بے بس جانور چارے اور پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں اور بی جے پی حکومت کو دیکھیے، اور یہاں بی جے پی حکومت کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے، وہ ہر روز صرف اپنی اشتہاری مہم میں مصروف ہے۔ راجدھانی لکھنؤ میں واقع فرنگی محل کو مغلیہ دور کی سب سے بڑی درسگاہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی نے فرنگی محل کا آکسفورڈ یونیورسٹی سے موازنہ بھی کیا تھا۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی بتاتے ہیں کہ یہاں سے غیر معمولی صلاحیت کے حامل علماء، علم طب کے ماہر اور دیگر علوم و فنون کے ماہرین فارغ ہو کر ملک و بیرون ملک میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ فرنگی محل لکھنؤ کا ایک محلہ تھا جہاں فرانسیسی تاجر رہتے تھے، وہیں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک محل تھا۔ فرانسیسی تاجر جب اس محل کو چھوڑ کر چلے گئے تو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ملا قطب الدین شہید ابن سعد کو دیا جو بادشاہ کے مشیر تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو بہترین اسلامی تعلیمی ادارے میں تبدیل کیا۔ ان کے بیٹے ملا نظام الدین نے مدرسہ نظامیہ قائم کیا جس کا نصاب تعلیم بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے ملتا جلتا رہا، اور وہی نصاب تعلیم آج بھی سبھی مدارس کے درس نظامی میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ملک کے مشہور شاعر منور رانا کی مشکلات میں اس وقت اضافہ ہو گیا جب ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے ان کی گرفتاری پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایف آئی آر کو کالعدم قرار دینے کی درخواست بھی خارج کر دی ہے۔ شاعر منور رانا نے مہارشی والمیکی کا موازنہ طالبان سے کر دیا تھا، جس کے بعد ایک طبقے سے وابستہ افراد مشتعل ہو گئے تھے اور ان کے خلاف حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ منور رانا نے کہا تھا کہ اگر والمیکی رامائن لکھتے ہیں تو وہ دیوتا بن جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ ڈاکو تھے، انسان کا کردار بدلتا رہتا ہے۔ منور رانا نے مزید کہا تھا کہ چند طالبان یوپی میں بھی موجود ہیں اور یہاں بھی طالبان جیسا کام کیا جا رہا ہے۔ طالبان صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے بلکہ ہندو طالبان بھی ہوتے ہیں۔ دہشت گرد کیا صرف مسلمان ہوتے ہیں؟ ہندو بھی ہوتے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی سیدھے اور ناتھو رام گوڈسے طالبانی۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں امروہہ فاؤنڈیشن کی جانب سے انگریزی میں ایک مکالمہ پیغام کربلا عوام الناس کو روشناس کرانے کے لیے اظہار قابلیت کربلا کے ذریعے کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جس میں ملک اور بیرون ممالک کے معزز ہستیوں اور عزاداران کربلا نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ کربلا ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ یہ سفینہ نجات اور ایک درسگاہ ہے۔ اس کی افادیت اور اہمیت رہتی دنیا تک قائم رہے گی، دنیاوی ظلم و ستم کے طوفان و طغیانی سے زندگی کے سفینے کو کامیاب یقینی طور پر بنائے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا کی قربانی آمریت، ظلم و بربریت کے خلاف آواز برپا کرنے کی قوت اور ہمت کا لازوال ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر شجاعت حسین کی سرپرستی میں ہونے والے پروگرام کی نظامت خدیجہ حسین نے کی۔ درگاہ کی چوچا شریف میں تارک السلطنت حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے 635ویں سالانہ عرس کووڈ-19 پروٹوکول کے عمل کے ساتھ جمعے کے روز سے شروع ہو گیا ہے۔ عرس کے پہلے روز آج فقراء اور ملنگوں کا ایک جلوس غنی دارا شاہ کی قیادت میں نکالا گیا۔ یہ جلوس درگاہ کے ملنگ گیٹ پہنچنے پر سید معراج الدین، مولانا قاسم، گڈو شاہ، ڈاکٹر ماجد، سید سراج اشرف، دبیر شاہ سبحانی، سرفراز، فیضان خان وغیرہ نے فقراء کے رہنما غنی دار شاہ کی گلپوشی کر کے ان کا زوردار استقبال کیا۔ اس کے بعد آستان عالیہ پر پہنچ کر چادر پوشی کی رسم ادا کی گئی اور ملک میں امن و امان اور خوشحالی کی دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر تمام فقراء و خادمین و مجاورین اور زائرین موجود رہے۔
प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने शोबे अंग्रेजी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के सेमिनार हॉल में मुनक़िदा 10 रोज़ा ख़वातीन कलमकार वर्कशॉप में खुसूसी लेक्चर बउनवान ख़वातीन के जरिए लिखा गया नया उर्दू फिक्शन और शायरी में कहा कि रशीद जहां, इस्मत चुग़ताई, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और कुछ अरसे बाद में वाजिदा तबस्सुम, मसरूर जहां, जिलानी बानो वगैरह की वजह से पहली बार हिंदुस्तान की असल औरत ने अपना रूप देखा और दिखाया। रशीद जहां, इस्मत चुग़ताई और क़ुर्रतुल ऐन हैदर की अज़मतों और शोहरतों ने औरतों को हौसला बख्शा और उनकी बेड़ियां खुली और आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेते हुए कलम भी रवानी से आज़ाद होते चले गए, जिससे ख़वातीन अफ़साना निगारों की एक बड़ी तादाद सामने आई और तरह तरह के मौज़ूआत उर्दू फिक्शन को अता हुए। संभल के MP शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के जरिए तालिबान से मुज़ाकरात करने पर केस दर्ज किया जाए और उन्हें भी कानून के दायरे में लाकर सज़ा का मुस्तहक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कतर में हिंदुस्तानी सफ़ीर दीपक मित्तल न सिर्फ बयान देते हैं बल्कि तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात भी करते हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डॉक्टर बर्क ने कहा कि जब मैंने तालिबान और अफगान अवाम की ख्वाहिशात के मुतालिक कहा था तो बीजेपी लीडरान ने न सिर्फ मुल्क भर में शोर शराबा किया बल्कि मुझ पर देशद्रोही होने का मुकदमा भी दर्ज कर दिया, और अब जबकि खुद हुकूमत की वजारत तालिबान से राब्ता कर रही है तो क्यों न वही मुकदमा उन पर भी दर्ज किया जाए। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि हुकूमत बताए कि क्या तालिबान दहशतगर्द हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर उनसे हुकूमत के लोग राब्ता क्यों कर रहे हैं, और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया गया। संभल में शहर MLA नवाब इकबाल महमूद ने आज अफजालपुर सड़क तामीर के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को फैज़ पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें बंगाल के अवाम की तरह बीजेपी और उन्हें फायदा पहुंचाने वालों को शिकस्त देना है। नवाब इकबाल महमूद का कहना था कि अखिलेश यादव ने अपने दौरे इख्तिदार में जो तरक्याती काम किए थे और जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, बीजेपी हुकूमत उन्हें अपने नाम से अवाम में मुतारिफ करा रही है। अवाम को धोखा देना बीजेपी की सियासत का हिस्सा रहा है। इस मौके पर सईद अख्तर, इसराइली अजीम सैफी, मुंशी वाहिद, अरमान सैफी, चौधरी नदीम, शारिक हुसैन, डॉक्टर अताउर रहमान, ताहिर खां और जमील अंसारी वगैरह खास तौर से मौजूद रहे। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने जुमेरात के शब एक ट्वीट में जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के वज़राए खारिजा के साथ होने वाली टेलीफोनी गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इन ममालिक के वज़राए खारिजा से गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया है कि वियना मुज़ाकरात में ईरान के हुकूक और मफादात की तकमील एक लाजिमी अम्र है। ईरान के वजीर खारिजा ने जुमेरात के रोज जर्मन वजीर खारिजा के साथ हुई गुफ्तगू में कहा कि वियना मुज़ाकरात काबिल कबूल हैं और उनका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यूरोपीय ट्राइका को अपना रवैया तब्दील करके जामे एटमी मुआहिदे के हवाले से अपनी बेअमली का खात्मा भी करना होगा। अमेरिका ने अफगान सदर अशरफ गनी के उस दावे की तायीद से इनकार कर दिया है कि काबुल पर तालिबान के हमले में 10 से 15,000 पाकिस्तानी भी शामिल थे। इसके बजाय अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ओहदेदार ने अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों और शहरियों को निकालने में अहम मदद फराहम करने पर पाकिस्तान और दीगर शराकतदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम उन ममालिक के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हमारी इनखला की कोशिशों में अहम मदद फराहम की। इनखला में मदद करने वाले ममालिक में जहां उन्होंने पाकिस्तान, कुवैत, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात का नाम लिया, वहीं अमेरिका के अहम यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, बरतानिया और दीगर ममालिक का भी नाम लिया। यूरोप के मुतादी अमराज से बचाव और काबू पाने वाले इदारे ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन का अमल मुकम्मल करने वाले लोगों को फौरी तौर पर इजाफी बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक के शवाहिद के मुताबिक उस वक्त वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले अफराद को बूस्टर शॉट लगाना जरूरी नहीं, क्योंकि वैक्सीन की पहली खुराक या दोनों खुराकें असरदार साबित हुई हैं। इदारे ने कहा है कि इजाफी खुराकें सिर्फ उन लोगों को दी जाएं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर होने की वजह से पहली खुराक या दोनों खुराकें पूरी तरह से असरदार साबित नहीं हुई है। चीनी हुकूमत ने टेलीविजन पर औरतों से मुशाबे मर्द या मुखन्नस अफराद से मिलते जुलते अंदाज अपनाने वाले मर्द समेत सियासी व सकाफती तंज करने वाले मर्दों को दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए मज़कूरा पाबंदियों का ऐलान किया। उन्होंने तालीम, कारोबार, सकाफत और मजहब जैसे मामलात पर हुकूमती कंट्रोल बढ़ाने की बात करते हुए कहा कि स्क्रीन पर गैर मुहज़्ज़ब मर्दों को दिखाने से मनफी असरात पड़ते हैं। रेडियो और टेलीविजन के मामला देखने वाले हुकूमत के इदारे नेशनल रेडियो एंड टेलीविजन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तमाम नशरियाती इदारों को जारी करदा हिदायतनामे में कहा गया है कि औरतों से मुशाबहत रखने वाले मर्द हजरात को स्क्रीन पर न दिखाया जाए। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।